तो आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया और साथ ही एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स को, वो कुछ बेसिक चीज़ों की हमने बात करी। फिर उनके बेस्ड पे हमने कुछ आपको क्वेश्चंस भी करवाए थे। अब हम बात करते हैं आज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे, ठीक है, कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अगर आप फर्स्ट टाइम मैट्रिसेस को पढ़ रहे होगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जिस तरह से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे उस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे समझ लेते हैं जैसे कि ये 2 इस तरह से मैंने एक मैट्रिक्स लिया और इस तरह से मैंने एक और मैट्रिक्स लिया और मैं बोलता हूँ सर ये ऐसा है, ए और बी है, तो आप मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए कि इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो बच्चे बोलेंगे 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 5 जा 15 और ये आपका आंसर है। तो ये हो जाएगा आपके पास गलत। दिस इज रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर मैट्रिसेस, राइट। तो क्या करेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, मतलब मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करने के क्या करेक्ट मेथड है आपके पास, वो आज हमें यहाँ पे सीखना है। दूसरी चीज क्या कहते हैं इसको, क्या कहने वाला था, हाँ, बहुत सारे ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। जिस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ कंस्ट्रेंट थे, कुछ कंडीशंस थे कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब दोनों के ही ऑर्डर सेम होंगे। दो मैट्रिसेस के ऑर्डर अगर सेम होंगे तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी सेम ही ऑर्डर का मिलेगा जो ऑर्डर का दोनों मैट्रिसेस थे। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में था। मल्टीप्लिकेशन में आपके पास थोड़े से रूल जो है वो चेंज होते हैं। तो समझिएगा, अगर आपके पास ए है, कुछ भी ऑर्डर का हो सकता है, इसको मैं m क्रॉस n बोल देता हूँ, ठीक है। एक दूसरा ले लेता हूं मैं जिसको मैं p क्रॉस q का बोल देता हूँ। दोनों को अच्छे से समझेंगे। हमने दो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है और ये दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो अलग अलग हैं। अंदर क्या एलिमेंट उसको भूल जाइए, ऑर्डर तो हमने आपको बता दिया कि कितने रो कितने कॉलम है। अब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिया, अभी समझा देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू भी लेकर एग्जाम्पल भी देंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे। मतलब ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है A to Z आपको बोल मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उड़ा देंगे। समझ में आ रही है तुम्हारा, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि इन दोनों मैट्रिक्स को मेरे को मल्टीप्लाई करने का है। मैं ए और बी को क्या करना चाहता हूं, मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले तो पहली कंडीशन, व्हेन टू मैट्रिक्सेस कैन बी मल्टीप्लाइड, आपको सबसे पहले तो यही कंडीशन सीखनी है कि दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो भाई, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होंगे, जब आपके पास n इज इक्वल टू p होंगे। क्लियर है यहां तक? इस चीज को बस दिमाग में बिठा लीजिए। मल्टीप्लिकेशन का की पॉइंट ही यही है आपके पास, की पॉइंट ही यही है आपके पास, ठीक है ना। सेकेंड थिंग, इसको आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to row of number of column number of row, यहाँ पे लिखने का मतलब ये कॉलम और रो is equal to the row of second मैट्रिक्स। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स में ऐसे क्या कंडीशन होंगे कि वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहले वाले का रो नहीं कॉलम देखना है, कॉलम, और दूसरे वाले का क्या देखना है आपको, रो देखना है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसका रो कितना है और इसका कॉलम कितना है, इतना देखना है कि पहले का कॉलम क्या है और सेकंड वाले का रो क्या है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपके पास काम बन जाएगा, वरना काम नहीं बनेगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड चीज आएगी, व्हाट विल बी द order of resultant matrix। what does it mean? resultant matrix कि अगर आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स आएगा या नहीं आएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो ए और बी जो नया मैट्रिक्स निकल कर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये चीज आपको समझना। ये दो इंपॉर्टेंट चीज पूरे मल्टीप्लिकेशन में मैं यही काम करने वाला हूं। पूरे मल्टीप्लिकेशन के
क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं यही जो चीज है वो चेक करने वाला हूं और ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में आपको इस वाले कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आई बात समझ में? बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए तो जो बचा वो लिख लेना भाई। पहले में से क्या बचा? पहले का रो, और दूसरे में से क्या बचा? दूसरे का कॉलम, m क्रॉस q। तो m क्रॉस q क्या होने वाला है आपके पास? m क्रॉस q ही होगा आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब यहाँ पे मान लेते हैं किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया, वैसे तो आ जाना चाहिए, फिर भी मान लेते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया, तो आइए उसके लिए भी हमारे पास कुछ जुगाड़ है। ठीक है, समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला A मैट्रिक्स है, मैंने 2 3 4 5 लिया, 2 क्रॉस 2 है। चलो भाई मैंने B मैट्रिक्स लिया, 2 4 3 7 4 3, इस तरह से लिया मैंने। आपको मुझे बताना है कि कैन वी मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं। तो वो कैसे पता चलेगा? आप सबसे पहले दोनों का ऑर्डर लिख लीजिएगा। पहले का ऑर्डर क्या है? 2 रो है और 2 कॉलम है। अगर ये चीज भी नहीं पता चल रही है आपको तो प्लीज फर्स्ट वाले वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उनका कंसेप्ट यहाँ पे कई बार हमें यूज करना पड़ेगा। उसके बिना तो मतलब ये वीडियो ना देखना, बिल्कुल भी मत देखना, बिल्कुल, है ना। चलो इसका ऑर्डर लिखते हैं। 2 रो है और कॉलम कितने? 1 2 3, 3 कॉलम है आपके पास। ठीक है, चलो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो अभी मैंने आपको पीछे बताया? और मान लेते कि आपको नहीं पता कंडीशन, तो सिंपल फिर से बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड वाली चीज जो कि कॉलम होती है और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाली चीज जो कि आपके पास रो होती है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन था मेरा कि क्या दोनों ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, तो आपका आंसर होगा यस, दीज टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, चलो भाई। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो, और हमने आपको अभी क्या बताया कि जो मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स मिलेगा मुझे, जैसे कि A है और B है, भाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? भैया जो बचा है वो लिख दो। यहाँ पे रो बचा है तो रो लिख लो, और यहाँ पे कॉलम है तो यहाँ पे आप कॉलम लिख लोगे। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो 2 क्रॉस 3 का मिलेगा। बोलो हाँ या नहीं? तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में यही छप जाना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को मैं कब मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और अगर मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा। ये दो चीज अभी तक मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी है। अब भाई सिर्फ कंडीशन थोड़ी देखना है कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, हमें तो ये भी सीखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा कुछ कर देते हैं, इसको करते हैं साइड यहां पे, और इनको हम कर देते हैं फटाफट मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो अब इनको मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन से हो सकता है आपको समझ में ना आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार जो जनरली सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में थोड़ी सी, उसके बाद ये भी ईजी लगता है, उनको आराम से कर लेते हैं। आईसीएसई में क्या करते हैं, 10th वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी 10th क्लास में किए हुए रहते हैं तो उनको कोई समस्या नहीं आती। अब मल्टीप्लाई करना सीखते हैं ए और बी। तरीका समझना, ध्यान से समझना, प्यार से समझना, आ जाएगा समझ में। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, रो को ऐसे घेरा बना दो, पहले वाले के रो को। क्लियर है? क्योंकि मैं जो करने वाला हूं ना, पहले वाले रो को मल्टीप्लाई करने वाला हूं इस वाले कॉलम से भी, इस वाले कॉलम से भी और इस वाले कॉलम से भी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान समझना। अब पहले आप रो को मल्टीप्लाई करने वाले हो इस वाले कॉलम से, अभी बाकी दुनिया को भूल जाओ कि कहीं पे कुछ भी है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ध्यान समझिएगा मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। पहले एलिमेंट से पहले से और दूसरे एलिमेंट से दूसरे से मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, बीच में आपको लगाना है प्लस, और फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 3 7 जा 21। ये आपका एक एलिमेंट निकल कर आया, एक ओनली वन एलिमेंट आया अभी। अब इसी रो से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी वाले रो से आपको सेकंड वाले कॉलम को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहले से पहले को करेंगे 2 4 जा 8, और दूसरे से दूसरे को करेंगे 4 3 जा 12, और बीच में लगाना है आपको प्लस का साइन, ये दूसरा एलिमेंट तैयार हुआ। अब पहला वाला रो हमने फिक्स रखा है, ठीक है ना, और ये वाला अब थर्ड वाला कॉलम और बचा है तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले एलिमेंट से पहले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, बीच में प्लस, दूसरे एलिमेंट से दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 9। अभी तक हमने टोटली 3 एलिमेंट जो है पता कर लिए इस पूरे मैट्रिक्स के। आई बात समझ में? ठीक है, चलो जिस तरह से हमने फर्स्ट रो को लॉक किया था और सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो हमने इधर भी तो लिख सकते थे, इसको यहाँ भी तो लिख सकते थे, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने लॉक किसको किया था? इस वाले को। देखो इसको करने के तरीके कई हैं, इधर से इधर करके मैं इधर भी लिख सकता था, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं इधर वाले कॉलम को फिक्स रखता, इधर वाले रो से करता। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, कोई एक सीख लेना और जो मैं सिखा रहा हूँ वो वाली सीख लो, सबसे बेस्ट है, इससे आसान कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला रो लिया, हर एक कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने रो को फिक्स रखा था तो हम एलिमेंट्स को रो वाइज लिखेंगे। अगर हम कॉलम को फिक्स रखते हैं तो कॉलम वाइज लिखते हैं, उसको भूल जाइए। कहीं स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि आप कॉलम से मल्टीप्लाई करके कॉलम को फिक्स रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप हमेशा क्या करेंगे, रो को फिक्स रखेंगे और हर बार कॉलम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट? चलिए अब आते हैं दूसरे वाले की बात। भाई इस वाले को अब फिक्स कीजिए, इस वाले को फिक्स करेंगे तो फिर से भाई इस वाले से भी, इस वाले से भी और इस वाले से भी, तीनों से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट एलिमेंट विल गेट मल्टीप्लाइड विथ दिस वन, तो 4 2 जा 8, बीच में रखना है आपको प्लस, फिर 5 7 जा 35। गॉट इट? चलो पहले वाले से पहले का काम हो गया, पहले से दूसरे को भी करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, बीच में रखना है प्लस, फिर 5 4 जा 20। ठीक है, चलो अब अगले में आते हैं। 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15। लो भाई हो गया काम, क्योंकि फर्स्ट रो का भी हो गया डन, सेकेंड रो का भी हो गया डन, और हर एक रो को क्या करना होता है, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। चलो अब इनको थोड़ा सा माइनर से सॉल्व करना है, वो हम कर लेते हैं फटाफट। चलो 4 और 21 25 हो गया भाई, 8 12 20 हो गया, 9 6 15 हो गया, 35 8 43 हो गया, 16 और 20 36 हो गया, और 12 15 27 हो गया। लो भाई, तो ये आपका मैट्रिक्स तैयार हुआ। अच्छा एक बात बताना, स्टार्टिंग में हमने आपको क्या बताया था कि जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे बताया था ना, देखो ऑर्डर उसका क्या होगा, 2 क्रॉस 3। तो क्या इसका ऑर्डर सच में 2 क्रॉस 3 है या नहीं? देखो 1 1 2 दो रो है और 1 2 3 कॉलम है, इसका मतलब हाँ बिल्कुल सही बात है। आई बात समझ में? तो ये अभी बिल्कुल बेसिकली मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको एक मल्टीप्लीकेशन जो है वो सिखा दिया। अब अगर आप नोटिस करेंगे इसमें मैंने कहीं पे भी प्लस माइनस, सिर्फ प्लस वाले वैल्यूज लिए, नेगेटिव वाले नहीं लिए हैं। जब मैं नेगेटिव वाले वैल्यूज लेता तो बच्चे और परेशान, और सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। हाँ यहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक जो है वो करते ही करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। चैप्टर ये बहुत ज्यादा ईजी है, चैप्टर में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीजें सभी बच्चे समझ में आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्लस माइनस में, मल्टीप्लीकेशन में ना मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, ताकि प्लस माइनस में दिक्कत ना हो। जैसे 2 4 3 लिया, 1 7 3 लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने 5 4 7 ले लिया। अब मैंने ये दो मैट्रिक्स लिए। सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना नहीं शुरू करना, ठीक है ना, पहले आपको चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो आप फटाफट चेक करते हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। वो कैसे चेक करूंगा मैं, तो पहले वाले का लिख देता हूं मैं 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, 3 रो है और 1 कॉलम है, देख लो अच्छे से। अब मल्टीप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन थी, पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। इक्वल है, हाँ, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से लॉक करेंगे, फर्स्ट रो को लॉक कर देंगे और इधर से हर एक कॉलम से करना है। फिलहाल तो एक ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो 2 से इसको करेंगे तो 10, बीच में प्लस, दूसरे से करेंगे 4 चुके 16 और 3 सते 21। ये एक एलिमेंट आया है, ध्यान रहे, ये अभी आपके पास एक एलिमेंट आया है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट। अब क्योंकि रो को हमने फिक्स किया था और हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना था, और मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ कि मेरे पास और कॉलम है ही नहीं, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट आएगा, ये एक ही एलिमेंट आएगा। और वैसे भी हम पहले पता कर लेंगे जो बचा है, यहाँ 2 बचा है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 बचा है, मतलब हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 क्रॉस 1 का ही मिलेगा। अरे बस समझ में? चलो अब दूसरे वाले को लॉक करते हैं। पहले से पहले करेंगे 5 1 जा 5 प्लस 7 4 जा 28 प्लस 7 3 जा 21। ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट है। अरे बात समझ में? अब आप इसको चेक कर सकते हो, थोड़ा सा प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 10 और 16 कितना हो गया, 26, 26 और 21 कितना हो गया, 47, 28 कितना हो गया, 28 5 33 और 1 34 और 20 56 54 सॉरी 54। तो ये हमने ऐड करके 54 लिया है। तो ये देखो 2 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है, मतलब हाँ मल्टीप्लीकेशन भी कहीं ना कहीं हमने सही किया। वो आप देख लेना कि सिली मिस्टेक्स ना करो। फिलहाल तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो नेगेटिव नंबर्स मैंने स्टिल नहीं लिया है, तो मिस्टेक के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। यहाँ पे बच्चे आराम से कर जाते हैं। थोड़े से मिस्टेक के चांसेस बच्चों के लिए कहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे बढ़ जाते हैं जहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यूज थोड़े बहुत जीरो ले लेते हैं
ये सारे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और जब आपके पास क्या होते हैं 3x3 वाले मैट्रिक्स आ जाते हैं, तब थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हमें कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर को फॉलो करते जाना है, आराम से आपके पास जो काम है वो बन जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। यहाँ ले लेते हैं 0। चलो बिल्कुल अगेन सेम टू सेम प्रोसीजर में फॉलो करने वाला हूँ। पहले मैं चेक करूंगा ये 3x3 का है, ये भी 3x3 का है, सब कुछ इक्वल है, आंसर भी आएगा तो वो 3x3 का ही आएगा। हमने तुरंत पता कर लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप रो को लॉक कर दो भाई फटाफट, और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं, पहले से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, ऐसे कुछ करके। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो भाई -3 को पहले से करेंगे तो 12 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर दूसरे से दूसरे करेंगे तो 0 आएगा, तो प्लस में आप 0 लिखोगे। फिर प्लस में तीसरे से तीसरे करेंगे तो -12 आएगा, तो प्लस माइनस -12 भी हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लो आप, अच्छे से फिर से बता देता हूँ। पहले से पहले का एलिमेंट देखो, रो को फिक्स किया तो हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले वाले से पहले को मल्टीप्लाई किया तो -3 और -4, माइनस कैंसिल हो गया तो 12 आ गया, लिख दिया, बीच में प्लस होता है। फिर सेकंड से सेकंड एलिमेंट को करेंगे तो 0 आएगा, तो प्लस का 0 लिख दिया। फिर प्लस में 4 और 3 -12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था और हमारा -12 है अब यहाँ पे, तो प्लस माइनस -12 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब पहले रो का काम खत्म, ये सॉरी रो फिक्स करा था, पहले कॉलम का काम खत्म। अब दूसरे कॉलम से करेंगे, इस वाले से फिर से सेम काम, पहले से पहले को करेंगे तो कितना आएगा -15, बीच में प्लस, 0 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 0, और तीसरे से तीसरे करेंगे तो -16 आ जाएगा। प्लस लिखते हैं लेकिन प्लस माइनस माइनस से बना दिया। ठीक है, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। अब तीसरे कॉलम से करेंगे तो तीसरा एलिमेंट आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो करते हैं, इससे इसको करेंगे तो -12, फिर 0 से कर देंगे 0 तो 0 ही आ जाएगा, और इसे 4 से करेंगे तो -20 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, 1 2 3, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट जो है वो पता किए हैं। आइए पहले रो का काम खत्म। अब पहले रो का आप कहीं पे भी दोबारा से यूज नहीं होने वाला। अब हम किसको फिक्स करेंगे? सेकंड वाले रो को। सेकंड वाले रो को आप फिक्स करो यहाँ पे। ठीक है, चलो, और फिर से तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 आ जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, चलो 3 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। गलत जवाब, सेकंड रो से, हाँ पहले तो इसी से करेंगे, सॉरी, इसे इसको करेंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे से दूसरे करेंगे तो +12 हो जाएगा, और तीसरे से तीसरे करेंगे तो -9 हो जाएगा। क्लियर है? सुपर इजी। चलो पहले का काम खत्म। इसी से अब सेकंड वाले कॉलम को करेंगे तो 3 5 आपके पास 15 देखने को मिलेगा। 4 से इसको करेंगे -16 देखने को मिलेगा, इसे इसको करेंगे तो -12 देखने को मिलेगा। चलिए आगे, चलो अब इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैं जितना मतलब धीरे धीरे करा रहा हूँ, आराम से करा रहा हूँ, आगे ऐसे नहीं कराऊंगा। समझ में आ रही है इतनी बात? आगे मैं तेज कराऊंगा भाई, तो इस बात का ध्यान रखना। अभी बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, अपने से कुछ भी 2 मैट्रिक्स लिखो और मल्टीप्लाई करके चेक करो, और आंसर की कंफर्मेशन नहीं हो रही तो किसी बुक से उठाओ। ध्यान समझना, बहुत ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो आप किसी भी बुक से उठा लो क्वेश्चंस मैट्रिसेस के, और आंसर मैच कर लो कि आप सही मल्टीप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि जब तक आप मल्टीप्लिकेशन में एक्सपर्ट नहीं होंगे, आगे के क्वेश्चन आप मजाल आप हिला दो, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका हमने सेकंड कॉलम से भी कर दिया था, अब थर्ड कॉलम से करते हैं। इसे इसको करेंगे 4 3 आपके पास आ जाएगा 12, इसे इसको करेंगे आ जाएगा आपके पास 0, और तीसरे से तीसरे करेंगे आ जाएगा आपके पास -15। चलो भाई, ये दूसरा भी काम खत्म। अब इसका कहीं पे दोबारा कोई यूज नहीं होने वाला हमारे पास। अब आते हैं इससे भी अगले वाले पे भाई। अब इस वाले को हम लॉक कर देते हैं और इसे तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो पहले से पहले एलिमेंट को करेंगे तो -20, ठीक है, दूसरे से दूसरे करेंगे तो +21 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और इसे इसको करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो +6 हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट, अब सेकंड वाले कॉलम से करेंगे तो 5 से इसको करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसे इसको करेंगे तो -28 हो जाएगा, इसको करेंगे तो +8 हो जाएगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट, उसे कर देते हैं 5 4 जो आपके पास 20 हो जाएगा, इसी का करेंगे तो आपके पास ये तो 0 दे देगा आपके पास, और फिर कौन सा बचा तीसरा, इसे इसको करेंगे तो +10 आ जाएगा, +10 आ जाएगा। क्लियर है? लो भाई मल्टीप्लाई हमने कर दिया, काम कर देते हैं फटाफट, इसको जोड़ घटा, इसको कैंसिल ही कर दो तो 0 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो -31 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बनेगा? -32 हो जाएगा। यहाँ कितना बनेगा? ये कैंसिल तो -9 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 16 12 28 में से 15 चला गया, कितना बचा? 13, तो -13 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और कितना बचा? 1 6 27 में से 20 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ उड़ाओ, यहाँ -20 तो 5 बचेगा,
और कहाँ गया 20 10 30 बनेगा। तो ये तो प्लस माइनस आप कर लोगे, इतना तो एटलीस्ट आता ही होगा। तो अभी जो मैंने आप लोगों को सिखाया है वो आपका मेन है, मल्टीप्लिकेशन किस प्रोसीजर से आपको करना है, और यही वाला आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा इधर उधर, मान लो कि आप एक दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो आपको दूसरे मेथड से समझाएं, लेकिन किसी भी एक टीचर का पकड़ लो जिसको आपका मतलब जिस भी टीचर का आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और उसी एक मेथड को फॉलो करना। 2-3 मेथड के चक्कर में रहोगे तो क्वेश्चन में मैसअप कर दोगे, और मैट्रिसेस में सिली मिस्टेक्स वहीं पे होती है। तो कोशिश करना कोई भी एक मेथड पकड़ लो और उससे हमेशा, जैसे कि मैंने ये सिखाया, तो इसको एकदम कंफर्म कर दो भैया मुझे दूसरे मेथड से करने का ही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो मल्टीप्लिकेशन आपसे यहाँ पे हो जाएंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कंसेप्ट आपको चेकआउट करना है। मल्टीप्लिकेशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देंगे। मान लेते हैं कि ये हमने ले लिया 3 2 1 ले लिया, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1 है, ठीक है। फिर आपको ऐसे दे देंगे, ये क्या है आपके पास 1 × 3 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा आपके पास 3 × 3 का आएगा, तो उस 3 × 3 में एक और दे देंगे आपके पास। तो अब ये जो 3 दे दिए हमारे पास, ये तो 3 से हमें घबराना नहीं है। चुपचाप हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे वो तीसरा वाला है हमारे पास, क्या करेंगे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। चलो करते हैं, रो को फिक्स करा, हर एक कॉलम से करना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इस वाले मल्टीप्लिकेशन में बच्चे फंसते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट करके और सीख लो। ऐसा जब लिखते हैं ना तो बच्चों को लगता है अरे एक नॉर्मल सा मैट्रिक्स है, छोटा सा आंसर आ जाएगा, इतना बड़ा आंसर आएगा इसका। और ये चीज हमने आपको पहले बता दिया कि कैसे आएगा। ये मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो क्या होंगे, इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और आंसर क्या आएगा, जो यहाँ बचा और यहाँ बचा, मतलब 3 × 3 का आएगा। मतलब 3 × 3 का मतलब ऐसा कुछ मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। आई बात समझ में? तो फिर से मैं बोलूंगा, रो को फिक्स करो, हर एक कॉलम से करेंगे, एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स मिल जाता है आपको। तो इसको इससे करेंगे तो 3, एक एलिमेंट मिल गया, सॉरी, है ना। इसे इसको करोगे 3 4 = 12, ये दूसरा एलिमेंट मिल गया। इसके इसको करेंगे तो 9, ये तीसरा एलिमेंट मिल गया। ऐसे करना है। अब इसको फिक्स करेंगे और तीनों से करेंगे तो 3 एलिमेंट मिलेंगे। इसे इसको करेंगे तो 2, फिर 8, फिर 6, ये और 3 एलिमेंट मिल गया। इसे इसको करेंगे तो 1 4 3, ये आपके पास 3 × 3 का आ गया। और अब क्या करेंगे, 4 5 3 1 -1 5 3 4 5, ये भी 3 × 3 का और ये भी 3 × 3 का। तो अब तो हमें कोई समस्या ही नहीं भाई, अब तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब बताओ हाँ या नहीं, बोले समझ में आई इतनी बात? तो आपको क्या करना है, जब 3 दे दे तो पहले स्टार्टिंग के 2 फिर लास्ट वाले को आपको कर देना, और ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? आइए कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसे हम कॉम्यूटेटिव कहते हैं। तो आपको बता दूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो क्या फॉलो नहीं करता, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, समझाते हैं। अगर आपने ए से बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है और फिर आपने बी से ए को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। अगर इक्वल होता है तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और जब इक्वल नहीं होता है तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझ में आई इतनी बात? डन है। तो ये कहानी हो गई आपके पास, कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ए बी और बी ए आपके पास इक्वल नहीं होने वाला है। नहीं मतलब नहीं। समझ में आई इतनी बात? चलो आगे की बात करते हैं। अब इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई सच में ये फॉलो करता है या नहीं करता है। तो छोटा सा मैट्रिक्स लेने की कोशिश करते हैं। लाइक हम ए ले लेते हैं 1 2 3 4, और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं हम बी 3 4 5 6 ले लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको फटाफट। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा मैं मल्टीप्लिकेशन फास्ट करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा, ठीक है। इससे इसको मैं करने वाला हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 3 + का 5, ठीक है। फिर इसे इसको करूँगा 2 3 = 6 + का 5 2 = 10 हो जाएगा। फिर इसको करूँगा 3 3 = 9 + में 4 5 20 हो जाएगा। इसको करूँगा तो आ जाएगा 12 + में 24 हो जाएगा। ऐड करूँगा 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 12 24 36 हो जाएगा। ये हमने ए बी निकाल दिया। क्लियर है? अब उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बी ए भी निकालते हैं। अब बी ए का मतलब क्या, तो वो चीज समझना है। ए बी का मतलब आपने ए से बी को मल्टीप्लाई किया, और बी ए का मतलब बी से आप ए को मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो बी को पहला मैट्रिक्स मान लोगे, ए को दूसरे में, तो इसको आप यहाँ पे लिख दो पहले, ताकि मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
चलो अब मल्टीप्लाई करो इसको अलग रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं बी ए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको करेंगे तो इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 3 टू जा 6 हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 5 प्लस का 6 18 हो जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस का 10 प्लस का 24 हो जाएगा। तो ये बी ए आपको क्या देखने को मिलेगा, 12 3 15 और 16 6 22, 18 5 23, 10 और 24 कितना हो गया, 34। लो भाई, क्या आपको ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम टू सेम दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो नहीं करता है कॉम्यूटेटिव को। इसका मतलब ए बी और बी ए आपके पास इक्वल नहीं होता है। आई बात समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका आपको प्रॉपर जो है वो ध्यान रखना है। अब आगे की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, जहां पे a और b ना मैट्रिसेस है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और वहीं पे आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर भी निकाल लेता हूं भाई, तो मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं a प्लस बी और लिख लेते हैं भाई a माइनस बी, तो ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बताऊंगा, ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का आपके पास होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। वहीं पे माइनस वाला करेंगे तो आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर a और b कोई वेरिएबल हो, कोई नंबर हो, तब तो ये फॉर्मूले बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या है ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, चलेगा, सब कुछ ओके। ये भी फॉर्मूला करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बट अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान समझिएगा यहाँ पे, इफ a एंड b आर matrices over here, then these formulas are not correct। तो कल को अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई ये फॉर्मूला सही है या नहीं, है ना, तो आप बोलोगे करेक्ट तो है, लेकिन अगर a और b यहाँ पे मैट्रिक्स है तब ये फॉर्मूले करेक्ट नहीं है। अब बात आती है कि करेक्ट क्यों नहीं है, ये भी तो सवाल हो सकता है ना, करेक्ट क्यों नहीं है। तो आओ समझाता हूं। मान लेते हैं पहले वाले का एग्जांपल लेते हैं। तो आपको पता है पहले से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है भाई, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो होता है। अब इसको चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a से करेंगे दोनों को, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a से b को करेंगे तो आ जाएगा ए बी, फिर b से a को करेंगे तो आ जाएगा बी ए, प्लस में b से इसको करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों को अगर मैं जब तक ऐड नहीं करूंगा तब तक ये 2ab आपको नहीं देगा, तब तक ये आपको 2ab नहीं देगा। लेकिन क्या ये और ये ऐड होके 2ab देगा भी सच में? अभी हमने पीछे प्रूव किया कि भाई ab और ba इक्वल नहीं होते हैं। अगर ab और ba इक्वल नहीं होते हैं तो भाई जब तक ये 5 और ये 5 नहीं होंगे तब तक आप 5 दूनी 10 नहीं बोल सकते। अगर ये 5 और ये 6 तब तो आपको 11 बोलना पड़ेगा, आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब these two things are not equal to ab प्लस ba are not equal to 2ab। आई बात समझ में? एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर लिया कि ab और ba इक्वल नहीं है, तो आप उसे डबल थोड़ी कर सकते हो, आप ऐड ही नहीं कर सकते उसको। समझ में आ रही है तुम्हें बात? और यही रीजन है कि ये फॉर्मूला अब हमारे लिए करेक्ट नहीं है इफ a एंड b आर मैट्रिसेस। तो सर क्या ये फॉर्मूले हमें करेक्ट प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है कि प्रूफ करो ये सारे फॉर्मूले सही है? हाँ, ऐसा आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी है, सबसे अच्छी बात ये। लेकिन वहां पे कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है? ये सारे पार्ट आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन लिखा गया है कि प्रूव दिस फॉर्मूला, या फिर सो दैट लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एक ही बात है। लेकिन इफ वहां पे गिवन होगा इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। लो भाई, अब इन्होंने बताया ना कि अगर ए बी और बी ए इक्वल हैं तभी ये फॉर्मूले सारे सही हैं, नहीं तो गलत है, नहीं तो आपके पास गलत है। इस चीज को प्रॉपर ध्यान रख लो। आई बात समझ में? ठीक है, चलो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ए है, कुछ भी ले लेता हूं मैं, 1 2 3 4 2 4 6 8 ले लेते हैं। चलो एक
आई के बारे में हमने आपको पढ़ाया था लास्ट वाली क्लास में, जिसे हम बोला करते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्योंकि ये मेरे पास 2x2 का है तो इसको मैं 2x2 का ले लेता हूँ, 1 1 फिर 0 0। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था। अब मैं चाहता हूँ आप क्या करें, ए और आई को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करना इसको क्या आ जाएगा, इसको इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 से दूसरे को करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर 2 से इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और क्या होगा, 6 से करेंगे तो 6 प्लस का 0 हो जाएगा, और 8 से करेंगे तो 0 प्लस 8 हो जाएगा। ऐड करना इनको, क्या आया, ए आई विल बी 2 4 6 8। क्या ये सेम मैट्रिक्स आ गया जो आपको स्टार्टिंग में गिवन था, बताओ मुझे फटाफट, आया ना, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें एक और छोटी सी प्रॉपर्टी पता चल गई जिसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे। कोई आपसे नहीं बोलेगा कि भाई इसको करेंगे तो क्या आएगा या फिर करके दिखाओ, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड, एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय, एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय, किसे मल्टीप्लाई कर दूं, बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन वी गेट सेम मैट्रिक्स, वी गेट सेम मैट्रिक्स। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई कि आप दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स होगा उसे अगर आपने आई से मल्टीप्लाई किया, जैसे अभी हमने किया ए आई तो ए मिलेगा, चाहे आप आई को पहले लिख लो कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है ना, ए ही मिलेगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा बी आई हो गया तो अभी आपको बी मिलने वाला। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे चल के अगला चैप्टर आपके पास है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में हम ए इनवर्स निकाला करेंगे और उसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए इनवर्स मिला करेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा, क्योंकि ए इनवर्स भी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, मैट्रिक्स का। और अगर एक मैट्रिक्स को हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई, डन है। तो ओवरऑल अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके बेस पे अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, फटाफट अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना सीख चुके हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, तो अब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिन क्वेश्चनों में हमें मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप सामने देख सकते हैं एक क्वेश्चन लिखा है, आपको ए गिवन है और आपको ए स्क्वायर निकालना है। देखिए ए स्क्वायर का क्या मीनिंग हो गया भाई, ए मल्टीप्लाई ए, मतलब हमें क्या करना है, इसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। चीजों को समझिए, इसी चीज को हमें क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अरे ये तो मेरा पेज वो वाला पेज है, ठीक है, आई हैव टू राइट इट, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार पहले लिख लेते हैं, cos 2 अल्फा, फिर आ जाएगा मेरे पास sin 2 अल्फा, फिर माइनस का sin 2 अल्फा, फिर आ जाएगा आपके पास cos 2 अल्फा। ठीक है, फिर से एक बार लिख देता हूँ, cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा, माइनस का sin 2 अल्फा, और फिर आ जाएगा आपके पास cos 2 अल्फा। अगर किसी को अल्फा बार बार लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप टेंशन ना लें, एक्स लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही वाली प्रोसेस अप्लाई करूंगा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, पहले रो को मैंने लिया और उसको मैं क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले से पहले को करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर 2 अल्फा, फिर दूसरे को दूसरे से करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस और दिस, माइनस का sin स्क्वायर 2 अल्फा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, डन है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इसको इससे कर लेंगे तो cos अल्फा, और फिर आ जाएगा आपके पास sin 2 अल्फा, फिर दूसरे से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, sin 2 अल्फा प्लस का हो जाएगा, प्लस का sin 2 अल्फा, और साथ में आ जाएगा आपके पास cos 2 अल्फा। क्लियर है यहाँ तक, डन है। चले आगे, चलो अब ये तो हो गए हमारे पास 2 एलिमेंट, अभी और बाकी है। 2x2 का ही आपको रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट से करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास माइनस का cos 2 अल्फा, और क्या आ जाएगा sin 2 अल्फा। sin 2 अल्फा पहले है तो पहले लिख देता हूँ, उससे कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। तो माइनस का sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा, साथ में रहेगा आपके पास cos 2 अल्फा, फिर इससे इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का ही आ जाएगा cos 2 अल्फा, और साथ में रहेगा आपके पास sin 2 अल्फा। चलो भाई अब इसे उसको करेंगे तो इसके इसको करेंगे तो माइनस का sin स्क्वायर 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे से दूसरे करेंगे तो प्लस का cos स्क्वायर 2 अल्फा आ जाएगा। डन है यहाँ तक।
चलो अगर यहाँ तक क्लियर है तो थोड़ा सा काम और बचा है, उसको हम कर लेते हैं। ये सभी के सभी आपके पास फॉर्मूलेज हैं। अब कौन से फॉर्मूलेज है वो थोड़ा सा आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। मैंने आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब करवा रहा था तब भी ये फॉर्मूलेज आप लोगों को मैंने करवाए हुए हैं, राइट। चलो अगर आप नोटिस करें cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो cos 2x का फॉर्मूला है। देखो ये वाला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फॉर्मूला था? cos डबल एंगल का फॉर्मूला था, राइट। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो सिंपल x नहीं है, 2x है, अल्फा का x मान लीजिए। तो अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी मेरे पास 2x हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, आपको बस दोनों साइड एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज नथिंग बट cos 4x। तो ये वाली जो चीज है वो कुछ और नहीं है, cos 4 अल्फा की वैल्यू है। वहीं पे cos a sin b प्लस sin a sin a cos b का जो वैल्यू है sin a प्लस b, तो ये बना लेगा आपके पास sin a प्लस b 2 अल्फा 4 अल्फा, ये भी हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं sin a cos b, फिर से ये हो जाएगा sin 4 अल्फा, बस माइनस आपको पास बाहर रखना पड़ेगा। और यही सेम ही चीज है, यही वाली ये वाली और ये देखो सेम ही चीज आगे पीछे लिखा हुआ है, तो ये बना लेगा आपके पास cos 4 अल्फा। लो भाई ये आपका फाइनल आंसर जो है वो माना जाएगा। समझ में आई इतनी बात? तो कुछ आइडेंटिटीज अगर यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के तो उसे हमें यूज करने पड़ेंगे, मतलब करने पड़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप इस वाली क्वेश्चन की बात करते थे तो बहुत ज्यादा सुपर इजी है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको करवाया है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बट यहाँ पे एक ट्रिक डाल दिया मल्टीप्लीकेशन वाला भाई। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है, खत्म बात। देखो ये है 2 क्रॉस 2 का और ये आपके पास 2 क्रॉस 1 का, ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 1 का आएगा और उसी ऑर्डर का आएगा जो इक्वल टू में दे रखा होगा, पक्का, ठीक है। चलो अब इसे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस का 2x। अब क्या करोगे, इसको इसके इक्वल रखो और इसके इक्वल रखो, तो क्या आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? पार्ट 1 में यही चीज सिखाया है। समझ में आई इतनी बात? चलिए आगे। अब आपको a दे रखा है और आपको k की वैल्यू निकालनी जब आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, जैसे कि a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस का 2y। तो सबसे पहले आप क्या करो, a स्क्वायर निकाल लो। तो 1 2 2 1 को मल्टीप्लाई कर लेना मेरे को 1 2 2 1 से ही, ठीक है। तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लीकेशन हम कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट, राइट। इसको इसे कर देंगे तो 1 प्लस का 4 हो गया, फिर इसे इसको कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 2 हो जाएगा, 1 से इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। आगे चलो भाई, इसे इसको करेंगे तो 2 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे को करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस का 1 हो जाएगा। तो कितना आया 5 4 4 5। तो इसके जगह लिख देते हैं 5 4 4 5, ठीक है, इज इक्वल टू के टाइम्स ये, मतलब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के, फिर 2k, फिर 2k, फिर k, ठीक है। फिर माइनस का 2 आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई का मतलब अगर ऑर्डर ना दिया हो तो टेंशन नहीं लेना। देखो भाई अगर ऑर्डर ना दिया हो तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जितने ऑर्डर के ये सभी होंगे उतना ही ऑर्डर का आपको आई लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैं ऐसा लेता हूँ 1 0 0 1, तो यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2 बना लेगा, है ना। और ये वाला 1 क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी आपके पास 2 बना लेगा। अरे चल जा भाई, क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। चलो अब इसको मैं एज इट इज रखता हूँ 5 4 4 5 और इधर वाले क्वेश्चनों में क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। k में से 2 जाएगा तो k माइनस का 2, 2 में से ये जाएगा तो आपके पास यही बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो यही बचेगा और ये आ जाएगा आपके पास k माइनस का 2। आप कहीं से भी आंसर निकालेंगे k की वैल्यू आपके पास सेम ही आंसर मिलने वाला है, कुछ अलग नहीं आएगा। तो ये वाली चीज इसके इक्वल रखता हूँ तो अलग आ रहा है भाई, ये तो अलग आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे k माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू एक तो आ गया आपके पास 7 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी जब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो 4 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। k की वैल्यू हमारे पास फिलहाल तो 2 निकल कर आ रहे हैं। मुझे अब ये चीज चेक करनी है कि 2 कैसे हो सकता है, यहाँ पे वैल्यू एक ही होनी चाहिए, है ना। एक बार मैं आंसर जो है वो चेक कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने चेक कर लिया, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ये वाला पोर्शन किसी और क्वेश्चन का उतार दिया, ये वाला a की वैल्यू, और ये मैंने किसी और क्वेश्चन का उतार दिया। तो आपको मैं बता देता हूँ कौन सा था, ये वाला लिया था 3 4 -2 जो a की वैल्यू है ना 3 -2 और 4, ये है आपके पास a की वैल्यू। ये वाला a की वैल्यू ना लेकर आपको इससे काम करना है। A to Z प्रोसेस आपके पास सेम ही रहने वाले, कुछ भी अलग नहीं होगा। दूसरी चीज आप यहाँ पे 4 जगह k आएंगे, आप किसी से भी k की वैल्यू निकालेंगे, हर जगह से k की वैल्यू सेम ही निकलेगी, कुछ अलग नहीं रहेगी। समझ में आई इतनी बात?
तो ये कहानी थी आपके पास, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिर से हमें ए दिया और अब की बार लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, और अगर अब की बार नोटिस करें तो सेम ही चीज नहीं है। देखो पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार और, 2 3 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, इसको करेंगे तो प्लस का 3, फिर इसको करेंगे 2 3 जा 6 प्लस का 3 2 जा 6, 1 से करेंगे तो 2 प्लस का 2, इसको करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस का 4, कितना हुआ 7 12 4 7। तो यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया ना, चेक कर लेते हैं। इससे इसको करेंगे 2 3 3 2 6, सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, इसके जगह लिख देता हूँ मैं 7 12 4 7। चलो भाई, अब लैम्डा टाइम्स ए, मतलब इसको ए को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है लैम्डा से। तो हर एक के एलिमेंट के पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। 2 लैम्डा 3 लैम्डा 1 लैम्डा इज ओनली लैम्डा एंड 2 लैम्डा। ठीक है, चलो अरे भाई चल जाए, चलो कैसा बना रहा हूँ भाई, ये है लैम्डा आपके पास। उसके बाद आ गया और थोड़ा सा आपके पास म्यू टाइम्स आई दे रखा है हमारे पास। आई आपके पास 2 क्रॉस 2 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है और म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 0 म्यू, 1 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू हो जाएगा जब म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब पहले 3 को ऐड कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा 7 12 4 7। ठीक है, और इधर ऐड करते क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लस म्यू, और इसे इसको करेंगे तो 3 लैम्डा ही रहेगा, इसको करेंगे तो लैम्डा ही रहेगा, और यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू म्यू म्यू, ये चीज रहने वाला आपके पास। चलो भाई मौज लो, अब करते हैं काम फटाफट। लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई, डायरेक्टली यहाँ से आप निकाल सकते हो, लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, आप यहाँ से भी निकालेगा तो भी लैम्डा की वैल्यू 4 ही आएगी, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख के। और हमें पता है कि 2 लैम्डा प्लस म्यू की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। ठीक है, तो 2 लैम्डा की जगह हमने 4 निकाल रखा है प्लस में म्यू। अब लैम्डा और म्यू को एक्स और वाई समझकर सॉल्व करें तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 दूनी 8 उधर चला जाएगा तो म्यू की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा। तो इजी से क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट निपटा देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर हमने अभी आपको निकालना सिखा दिया, उसी से मल्टीप्लाई करना है। और 5a का मतलब क्या है आपके पास, 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको। और 14i का क्या मतलब है, 14 0 0 14 हो जाएगा, है ना। फिर इनको जहां इसको एज इट इज रखिए, इसको निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए, इसको निकालिए, तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस माइनस करना है आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रीवियस वाली वीडियो में ही हमने आपको सिखा दिया। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ए स्क्वायर जहां भी आए वहां पे आई पटक दो, वहां पे क्या रख दो आप, आई रख दो। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो a माइनस बी का होल क्यूब खोल दो, a क्यूब और क्या आ जाएगा प्लस में, माइनस वाला है ना, माइनस का b क्यूब, अरे भाई क्या कर रहे हो, माइनस का b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया माइनस वाले का, प्लस वाले को खोलो, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, और माइनस का 7a ऑलरेडी आपके पास गिवन है। आसान सा क्वेश्चन है, माइनस का 7a आपके पास गिवन है। काटा पीटी करो, कई चीजें यहाँ पे आपके पास कैंसिल आउट होने वाला है, जैसे कि आई क्यूब से आई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3a स्क्वायर आई से 3a स्क्वायर आई कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटेगा क्या, और फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो आगे चलो। अब मेरे पास बचा a क्यूब 2a क्यूब कर दूं मैं, चलो और क्या है आपके पास, और उससे भी पहले आप क्या करो ध्यान समझिएगा, a स्क्वायर की जगह पे क्या है, i है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं a स्क्वायर इंटू a, क्लियर है यहाँ तक। और इसका काम खत्म कर दिया हमने, और ये कैंसिल आउट नहीं हुआ ना, तो इसको एज इट इज रखते हैं, 3a बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा आपके पास 3a, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को जब आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स देता है, हमने आपको पहले बता दिया कंसेप्ट में, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ए क्यूब को फिर से लिख दो a स्क्वायर इंटू a, इसका भी काम हो गया, ये भी हो गया, इसको लिख दो सिंपल 3a और माइनस का 7a। चलो भाई, अब देखो इसके जगह पे हम i लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, इसके जगह क्या लिखेंगे i, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है i, तो i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा, फिर प्लस का ये 3a है, इसके जगह i रखेंगे तो सिंपल a ही रखेगा, प्लस का 3a और माइनस का 7a, कैंसिल करो, 3 3 1, ये 7 बनाया और माइनस 7 कट गया, सिंपल a बचा, सो a इज योर आंसर। इतना कुछ करवाया और a दे दिया, समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चल
अब ये क्वेश्चन कुछ नया थोड़ी, ऐसा मल्टीप्लीकेशन अभी हमने आपको नहीं करवाया था, बताइए मुझे फटाफट। ऐसा मल्टीप्लीकेशन करवाया था ना मैंने, तो सेम काम यहाँ पे कर लेंगे भाई। इसको उठाओ, हर एक से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एलिमेंट मिलेगा, 1 से 1 को करेंगे तो प्लस का ये आ जाएगा 2x प्लस का 15, एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो 2x प्लस 15 हो जाएगा। चलो दूसरे से करते हैं, इससे इसको करेंगे तो 3 प्लस का 5x प्लस का 3 हो जाएगा। अगले से करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2 प्लस का x प्लस का 2, ठीक है। ये किसके, अच्छा अभी ये वाला बचा हुआ है 1 2x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। इसका सही किया ना, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है मेरे पास 1 क्रॉस 3 का, और इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का। ये कैंसिल हो गया तो हमें जो मिलेगा वो 1 क्रॉस 3 का मिलेगा। गलत लिख दिया मैंने, आहा, इसको रो वाइज लिखना था मैंने, माई मिस्टेक। इसको हटाते हैं एक बार, पहले मैंने रो वाइज लिखना था, मैंने कॉलम वाइज लिख दिया, ये मिस्टेक मत करना भाई। चलो ये लिख दिया। अब दूसरा वाला एलिमेंट क्या होगा, 3 प्लस, क्योंकि रो को फिक्स रखा था ना। चलो 3 प्लस 5x प्लस का 3, और तीसरा एलिमेंट हो जाएगा 2 प्लस x प्लस 2। यही था मेरे पास 2 प्लस x प्लस 2। तो ये जो निकाला है हमने वो हमारे पास आ चुका है एक मैट्रिक्स, ठीक है। और आगे हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स दे रखा है 1 2x 1 2x। चलो भाई, और इक्वल टू में, इन सभी के इक्वल टू में हमारे पास 0 मैट्रिक्स दे रखा है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है मेरे पास 2x प्लस का 15 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है मेरे पास 5x प्लस 9 है, 5x प्लस 6 है, सॉरी 5x प्लस 6 है। और इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4 है। और इसको अभी अपने को मल्टीप्लाई करने का किससे, 1 2x। पहले मल्टीप्लाई पता कर लेते हैं, ये 1 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 1 का है। इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, सिर्फ और सिर्फ 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिलेगा। अब आपको, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें अब टेंशन नहीं लेना होता है कि भाई मल्टीप्लाई हो गया या नहीं होगा, वो तुरंत पता चल जाता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा हमें वो भी तुरंत पता चल जाता है, राइट। तो इसको 1 से करेंगे तो यही चीज रहेगी 2x प्लस 15, फिर दूसरे से दूसरे को करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5x प्लस का 6, और तीसरे को करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x। और ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट है, और इक्वल टू में 0 है तो 0 ही रहने दो भाई, 0 मैट्रिक्स होता है ना। जिस ऑर्डर का इधर रहता वही ऑर्डर का मैं 0 मैट्रिक्स लेता, हर एलिमेंट में 0 0 0 0, ठीक है। बट फिलहाल तो नॉर्मल एक ही एलिमेंट आया है, तो ये आ जाएगा 1 क्रॉस 1 का ही आया ना आंसर, देखो 1 क्रॉस 1 का बनेगा। तो ये बन गया मेरे पास x स्क्वायर, इसको काटो, क्या क्या बचा, और 2x 5x 7, सॉरी हाँ 5 2 7 और 4 11x 11x आया। और क्या बचा, 15 और 6 21 प्लस का 21, और कुछ बचा बस इक्वल टू 0। अब हमें इसको क्या करना है भाई, फैक्टराइज कर लो, और यहाँ से आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल दो। देख लो कौन से नंबर से फैक्टराइज होगा, क्वाड्रेटिक बनेगा वो देख लीजिएगा। और अगर कुछ मिस्टेक ना हो फैक्टराइज तो एक बार वापस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कम चांस है बट हो सकती है। ये एक आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से समझिएगा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें यहाँ पे मैट्रिक्स x निकालना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करो। मैट्रिक्स का क्या पता करो भाई, ऑर्डर पता करो, मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करो। मान लेते हैं इसका ऑर्डर m क्रॉस n है थोड़ी देर के लिए, और इसका कितना है 2 क्रॉस 3 है, और इसका कितना है, इसका भी 2 क्रॉस 3 है। देखो एक चीज आपको अच्छे से पता है कि ये और ये तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब ये और ये इक्वल होंगे, मतलब n की वैल्यू 2 है, और इन दोनों से जो मल्टीप्लाई होके आएंगे वो ये वाला m क्रॉस 3 होगा, और मल्टीप्लाई होके जो आया है वो 2 क्रॉस 3 का है। तो ये और ये तो इक्वल है, तो m भी इक्वल होना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई होके आएगा वो यही आया, तो सेम ही ऑर्डर का होना चाहिए। तो m की वैल्यू भी 2 आ गई। तो जो ये ऑर्डर है इसका a b c d 4 एलिमेंट मान लेना, ठीक है, क्योंकि इसका हमने ऑर्डर पता कर लिया 2 क्रॉस 2 का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ऑर्डर पता किया हमने, अब क्या करेंगे, बस ए बी सी डी मान लिया, ए बी सी डी की वैल्यू निकालने के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो इसको फिक्स किया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 4 भी आ गया, क्लियर है। फिर दूसरे से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 5 भी हो जाएगा, तीसरे से करेंगे तो 3a प्लस 6 भी हो जाएगा। अगली चीज इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा c प्लस 4d हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2c प्लस 5d हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3c प्लस 6d हो जाएगा, क्लियर है। चलो भाई, और ये जो चीज है वो किसके इक्वल है देख लो भाई, इसके इक्वल है -7 -8 -9 और 2 4 6 के इक्वल है आपके पास। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, चलो भाई इक्वल रख दो, और a और b और c और d की वैल्यू हमें यहाँ से निकालना है। तो इसको मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ, a प्लस 4b को -7 के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी चीज a और b से यही इक्वेशन बनी है, और भी बना लेते हैं 2a प्लस 5b,
किसके इक्वल है आपके पास, -8 के इक्वल है। ठीक है, दो इक्वेशन यहाँ से ले लो और तीसरा लेने की जरूरत नहीं है, दो सी वाले ले लेते हैं और डी वाले। तो c + 4d किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 2 के इक्वल हो जाएगा। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गई। एक और ले लेते हैं 2c + 5d, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ये चार इक्वेशन, चार वेरिएबल सॉल्व कर देंगे, ABCD की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलो फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए फाइन। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम। इन दोनों को यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बना लेगा और ये -14 बना लेगा। अब इन दोनों को साइन चेंज करके सॉल्व कर देते हैं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो 3b मिलेगा = और ये माइनस रहेगा तो -14 और ये प्लस का बना लेगा, माइनस माइनस क्या बना लेगा, साइन चेंज कर रहे थे ना, तो ये आपके पास प्लस बना लेगा, ये प्लस का रहेगा तो -6 देखने को मिलेगा। तो b की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। उसी तरह से इनको सॉल्व कर दो भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 हो जाएगा, इसको 4 हो जाएगा, साइन चेंज करो माइनस माइनस और ये भी आपके पास माइनस का देखने को मिलेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से कैंसिल करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा, 3d हो जाएगा और ये कैंसिल होकर 0 बना लेगा। d की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दो, c की वैल्यू 2 आ गई। तो ये बच्चों वाले काम है, बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है, मेन जो चीज थी वो एक बार पता करना था कि क्या उसका ऑर्डर है। अब एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाले क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको थोड़ा सा आप लोगों को मतलब ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए। तो कैमरा स्टार्ट करना भूल गया था और मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था। आइए समझाता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसमें आपके पास a की वैल्यू गिवन है, उसके बाद हमें ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। ये LHS है और ये आपके पास RHS है। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा, आसानी तरीके से समझा दूंगा। क्लियर है? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को निकाल रहे हैं। I यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, 1 0 0 1। 2 क्रॉस 2 का क्यों लिया है, क्योंकि A मैट्रिक्स जो गिवन था वो 2 क्रॉस 2 का गिवन था, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का लिया। और वैसे भी ए में प्लस करना है, जो ऑर्डर इसका होगा उसका वही ऑर्डर इसका रखना पड़ेगा, तभी दोनों ऐड किया जा सकता है। समझ में आई थी बात? अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 0 1 हो गया, इससे इसको ऐड करेंगे -tan α/2, 0 इसको ऐड करेंगे tan α/2 और 1 से 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड अभी हमने निकाला हुआ LHS। क्लियर है? अब हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा और उस चीज को इसी के इक्वल हमें प्रूफ करना पड़ेगा। बस ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर चुका हूं, देख लीजिए। देखो राइट हैंड साइड में था आपके पास i - a, तो ये रहा i माइनस का a। ठीक है, फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है मुझे इस वाली चीज से, इस वाली चीज से, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? अब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा और इसको मैं प्रूफ कर दूंगा इस वाली चीज के इक्वल। खत्म बात, बस इतना सा काम रहेगा हमारा। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले माइनस कर देते हैं इसको। अगर मैं माइनस करता हूँ 1 से इसको तो आ जाएगा 1 और 0 से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, tan α/2 प्लस का हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं tan α/2, फिर 0 से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास -tan α/2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसको ये वाली चीज़ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास cos अल्फा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का sin अल्फा, ये हो जाएगा आपके पास sin अल्फा और ये हो जाएगा आपके पास cos अल्फा। बताइए भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे, नेक्स्ट है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे भाई। तो चलो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये वाला रो लेते हैं, ठीक है, और ये वाला कॉलम लेते हैं, तो शुरू कर देते हैं। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, 1 से करेंगे तो cos अल्फा और प्लस का, और दूसरे से दूसरे को करेंगे 1 से इसको cos अल्फा, दूसरे से दूसरे को करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास tan α/2 और साथ में क्या रहेगा sin अल्फा। क्लियर है? ये अभी एक एलिमेंट निकला। अब इसी से जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एलिमेंट मिलेगा हमें। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से इसको करेंगे तो माइनस का sin अल्फा मिलेगा और इससे इसको करेंगे तो प्लस का tan α/2 और साथ में आपके पास cos अल्फा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये RHS अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो भाई, अब इसी में हमें ये भी करना पड़ेगा, इससे इसको भी, इससे भी। अब ये वाला रो हम फिक्स कर देते हैं, पहले से पहले करेंगे, फिर इसको दूसरे कॉलम से भी करना है। जब इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास माइनस का tan α/2,
इंटू कॉस अल्फा और दूसरे से दूसरे करेंगे तो प्लस का साइन अल्फा आ गया। क्लियर है? चलो अब इसे इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरे से दूसरे करेंगे तो प्लस का आपको कॉस अल्फा देखने को मिलेगा। अब हमें क्या इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है सॉल्व करते टाइम कि भाई हमें अपना टारगेट क्या है उसको अचीव करना है। इस पूरे चीज़ को हमें सॉल्व करके क्या लाना है? 1 लाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आपके पास 1 RHS के इक्वल लाना है, इसीलिए। अब भूल जाइए कि ये कोई मतलब मैट्रिक्स का कुछ था, अब ट्रिग्नोमेट्री पे वापस स्विच कर जाइए, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री पे स्विच कर जाइए भाई। मतलब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इस वाली चीज़ को सॉल्व करके, इस वाली चीज़ को सॉल्व करके कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू को सॉल्व करके और ये साइन अल्फा को सॉल्व करके हमें क्या करना है? आपके पास 1 के इक्वल लाना, ठीक है? अच्छा 1 कैसे आएगा? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि भाई टेन वाला का ये जो एंगल है वो हाफ एंगल है ना? हाफ एंगल है, अल्फा बाई टू है। लेकिन ये और ये एंगल क्या आपके पास है? ये दोनों एंगल क्या है आपके पास भाई? के ये तो पूरे के पूरे एंगल है, फुल एंगल है ना? तो हमें क्या करना है, सभी को, इसको भी और इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो कैसे करें? बात वही आ जाती है कि भाई कैसे करें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले साइन को और इस वाले कॉस को मैं हाफ एंगल के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, कॉस टू अल्फा या फिर कॉस टू एक्स बोल लीजिए, उसका आइडेंटिटी लगाने वाला और वहाँ से हाफ एंगल का फॉर्मूला निकाल लूँगा। क्लियर है? आप इसका कोई भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। मैं सबसे पहला वाला जो जनरली लिखता हूँ वो लगा लेता हूँ। तो टू कॉस स्क्वायर अल्फा -1 होता है। जब इसमें सिर्फ कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू और -1 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इसके जगह जो मैं सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ वो हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू -1 प्लस में 10 को मैं साइन बाई कॉस के टर्म में कर देता हूँ, साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगली चीज़ मल्टीप्लाई में, ये साइन अल्फा है, आप लोगों को पता है कि साइन टू अल्फा की वैल्यू क्या होती है? टू साइन अल्फा और कॉस अल्फा होता है, बोलो हाँ या नहीं? डबल एंगल फॉर्मूला साइन टू थीटा का क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा, सुना है आप लोगों ने? अब क्योंकि हमें सिर्फ साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ एंगल को, सिर्फ एंगल को, बाहर वाले न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं, सिर्फ एंगल को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ साइन अल्फा बचेगा। ये 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है? सिर्फ हम एंगल को डिवाइड कर रहे हैं, एंगल को करके आप अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा बाई टू। तो जहाँ पे ये साइन अल्फा है वहाँ पे मैं यही चीज़ पुट करने वाला हूँ, टू साइन अल्फा बाई टू और साथ में आपके पास कॉस अल्फा बाई टू। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। क्लियर है? चलो अब इसको काटापीटी करते हैं, कुछ कट रहा है तो इससे इसको उड़ा दो। तो मेरे पास बच गया टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू -1 और फिर ये प्लस में आपके पास क्या बचा, ये कैंसिल, टू बचा और साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू बचा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, स्क्वायर हो गया ना, साइन स्क्वायर हो गया, अरे स्क्वायर जाओ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को एक जगह कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस का टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और ये -1 एज इट इज है। इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और ये फिर -1 एज इट इज है, ठीक है। अच्छा अगर आप नोटिस करें तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होती क्या? दोनों का अगर थीटा सेम होता है, कुछ भी हो थीटा सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 1। यही तो हमारा टारगेट था। तो अभी हमने एक चीज़ को सॉल्व किया और फिर उसकी वैल्यू निकाला तो 1 आया। अब दूसरे वाले पे आते हैं भाई, है ना। अब हम इस वाले को सॉल्व कर चुके हैं, इसको हम 1 प्रूव कर चुके हैं और यहाँ पे भी हमें 1 लाना था। अब मैं इसको उठाऊंगा और इससे क्या प्रूव कर दूंगा मैं? ये वाला -10 अल्फा बाई 2 ला दूंगा, ठीक है। तो चलो अब इसको उठा लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। क्या है मेरे पास? माइनस का साइन अल्फा है, माइनस का साइन अल्फा है, फिर प्लस का टेन अल्फा बाई टू है, प्लस का टेन अल्फा बाई टू है, फिर आपके पास कॉस अल्फा है। इस पूरे को सॉल्व करके मेरे को माइनस का टेन अल्फा बाई टू लाना है, माइनस का टेन अल्फा बाई टू लाना है भाई, ठीक है। चलो अब सॉल्व करेंगे और माइनस का टेन अल्फा बाई टू जो है वो लेकर आते हैं। फिर से हमारा वही टारगेट रहेगा कि भाई सारे के सारे को पहले क्या करूंगा मैं? हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उससे भी पहले मैं एक छोटा सा काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है -10 अल्फा बाई टू लाना है, तो मैं -10 अल्फा बाई टू पहले ही कॉमन क्यों ना ले लूँ? बताओ मुझे, पहले ही क्यों ना कॉमन ले लूँ मैं? आई बात समझ में? या फिर आप बाद में भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसके जगह पे साइन अल्फा की जगह जो अभी पीछे फॉर्मूला पुट किया था पहले पुट कर लेता हूँ, साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू।
इस tan अल्फा बाई 2 को एज इट इज रखो, क्योंकि हमें tan अल्फा बाई 2 बाहर चाहिए, अभी मैं कॉमन लूंगा इसको, और इस cos अल्फा की जगह जो अभी पीछे फॉर्मूला यूज किया था 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, कुछ अलग नहीं किया मैंने, जो फॉर्मूला उसमें यूज किया था वही इसमें यूज कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन लूंगा तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस टू साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 है मेरे पास। तो जो चीज़ आपने कॉमन लिया उसी चीज़ से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। माइनस tan अल्फा बाई 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, और इसको डिवाइड करूंगा तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, ये कट जाएगा, और मेरे पास जो बचा देगा वो ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 बचा कर दे देगा आपके पास। ठीक है, यहाँ तक चले आगे। चलो भाई आगे की बात करते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमारा टारगेट है कि इस पूरे चीज को सॉल्व करके, ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट दिख रही है आपके पास, इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना है बस, ताकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस tan अल्फा बाई 2 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस tan अल्फा बाई 2 आंसर आ चुका है, अंदर वाले को हम क्या करेंगे, 1 के इक्वल प्रूफ करेंगे। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। दूसरी चीज, एक और चीज मेरी बात ध्यान सुनेगा, ये tan अल्फा बाई 2 को चेंज कर दीजिए, किस में, साइन बाई कॉस में। तो ये आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएंगे भाई, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 करूंगा तो कॉस अल्फा बाई 2 ऊपर जाएगा ना, तो रेसिप्रोकल होकर इसको कॉस स्क्वायर बना देगा। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा, माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 आपको नज़ारा दिखाएगा। तो ये माइनस का tan अल्फा बाई 2 बचा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचा, और ये माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचा, और ये आपके पास प्लस का 1 आया, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2 ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, बताओ हाँ या नहीं, है ना। चलो अगले की बात कर लेते हैं भाई। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, चारों को उठाना है और सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व किया 1 आया, 1 ही लाना था। इसको सॉल्व किया माइनस tan अल्फा बाई 2 आया, वही लाना था। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, tan अल्फा बाई 2, बिल्कुल एज इट इज डिट्टो सेम स्टेप्स करने हैं आपको, डायरेक्टली ले लीजिए कॉमन, और फिर साइन कॉस में हर एक जगह वही काम करना, कुछ भी अलग नहीं करना। 2 मैंने करा है, 2 आप लोग कर लीजिए, सारे स्टेप्स सेम ही है आपके पास। समझ में आई थी नहीं बात, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको करवाने में टाइम लिया, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग था समझाने के लिए। मैं करता था और जल्दी हो जाता भाई, और जल्दी मतलब ज़्यादा मुझे 1 से 1.5 मिनट लगता है ना, क्योंकि लिखना भी पड़ता है इसमें सारी चीज़ें, तो 1 से 1.5 मिनट तो लग जाता भाई। लेकिन अभी आप लोगों को समझाने में लगभग मैंने कितना टाइम ले लिया, लगभग 11 मिनट ले लिया, और वो भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लिख भी दिया था मैंने, देख लो लगभग तो 15 मिनट के आसपास समझ लीजिए आप, है ना। 15 मिनट के आसपास मैंने ले लिया एक क्वेश्चन को समझाने के लिए, और वो भी मैंने सिर्फ 2 ही पार्ट उसके सॉल्व किए हैं, 2 पार्ट बाकी रहने दिए। तो अगर उसको मैं 5 मिनट और दे देता हूँ तो 20 मिनट लगा दिए मैंने इस क्वेश्चन को समझाने में, ऐसा समझ लीजिए, है ना। चलो अगले की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो एक कंपनी है जिनके पास फंड है, कितना फंड है आपके पास, 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज फंड है, जिसमें कहा जाता है कि 2 डिफरेंट बॉन्ड में हम क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बॉन्ड का क्या मतलब होता है, मान लेते हो कि बैंक में इंटरेस्ट कम है, ज्यादा, कुछ जो भी है, बैंक को एक बॉन्ड मान लेते हैं जिस जहां पे हम क्या करना चाहते हैं, अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और दूसरा मान लेते हैं कि भाई शेयर मार्केट है, वहां पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड है, हम वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो 2 अलग अलग बॉन्ड होगा, या फिर एक FD मान लीजिए, फिक्स डिपॉजिट हो गया, वहां पे हम करना चाहते हैं, या फिर RD मान लीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट। तो इस तरह सभी को बॉन्ड होते हैं, कोई भी 2 चूज कर लीजिए, 2 अलग अलग पैसा में इन्वेस्ट कर रहा हूं, 2 अलग अलग जगह। मेरे पास 30,000 रुपीज है, और उसको मैं 2 अलग अलग बॉन्ड में, मतलब अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूं, जहां पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, कहा जाता था फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट। देखो पहला वाला जो बॉन्ड में मान लेते हैं कि FD करवा दे तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऐसा मानकर चल रहे हैं, पर ईयर है आपके पास। दूसरी चीज कहा जाता है एंड द सेकंड बॉन्ड, जो कहीं पे भी इंटरेस्ट वो इन्वेस्ट किया है, वो 7% इंटरेस्ट आपके पास दे रहा है पर ईयर। अगर आपको पता चलेगा ना, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन लिया है मैंने जहां से आपको एक्चुअल में पता चलेगा यार मैट्रिक्स का यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमसे कहा जाता है यूजिंग मैट्रिक्स ही आपको सॉल्व करना है, आपको डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है भाई, हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 बॉन्ड्स if the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800 rupees and
₹2000। देखो दो क्वेश्चन है इसमें, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर आपके पास ₹30,000 दिए, ध्यान समझिएगा, ₹30,000, और आपसे कहा जाए कि आप दो अलग अलग बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं 30,000 को, और कुछ कुछ अमाउंट अलग अलग, एक में 10, एक में 20, ऐसे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, फर्स्ट बॉन्ड आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, और जो सेकंड बॉन्ड है वो आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो आप इस अमाउंट को 30,000 को कैसे स्प्लिट करोगे दोनों बॉन्ड में, सच दैट आपको पूरे साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ₹1800 मिलेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन 2000 मिलना चाहिए, तो कैसे स्प्लिट करोगे, ये कहा जा रहा है। तो हम लेंगे लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू X रुपीज। क्लियर है। उसी तरह से जो हम सेकंड बॉन्ड का ले लेंगे वो रुपीज कितना हो जाएगा पता है, पूरे 30,000 में से आप X अमाउंट को गायब कर दीजिए। भाई मान लिया कि पहले मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया, तो 30,000 में से 10,000 हटाऊंगा तभी तो 20,000 दूसरे वाले में जाएगा। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अब ये तो हमने मान लिया। अब रेट 5% का है, 7% का, इसको मैं एक बार सिंपल मेथड से करके दिखा दूं, फिर आपको मैं मैट्रिक्स से कराऊंगा तो तुरंत बच्चों की तरह समझ में आ जाएगा, बोलो अरे ये तो दोनों सेम ही था। समझाता हूं। देखो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। कभी सुना ही होगा ये चीज, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा निकाल रहे हैं, तो इस सिंपल इंटरेस्ट S1 पहला निकालूंगा, फिर मैंने सिंपल इंटरेस्ट में दूसरा भी निकालूंगा P × R × T/100। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग बॉन्ड हैं, और फिर इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा तो किसके इक्वल आना चाहिए, 1800 के। ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं, अभी मैं मैट्रिक्स का कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं। एक बार ये बता दूंगा तो आपको थोड़ा सा मजा सा आ जाएगा। समझ रहे हो, समझाता हूं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना, पहले के लिए हमने X लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले के लिए कितना था, 5% था। इंटू में टाइम 1 साल के ले लिया, डिवाइडेड बाय 100 प्लस में। दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 माइनस का X है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 7% टाइम 1 साल है, डिवाइडेड बाय में 100 है। और इन दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर आपसे बोला जा रहा है कितना, आपके पास 1800 है। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब एक बार अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है, सॉल्व करते हैं। या 5x/100, और यह आ जाएगा आपके पास, प्लस में मल्टीप्लाई कर दो क्या, 7 × 21, 1 2 3 4 माइनस का 7x डिवाइडेड बाय में 100 इज इक्वल टू 1800। तो ये 100 पूरे के नीचे है मान लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है, और ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 18 1 2 3 4 0 हो गया। ठीक है, 5 और 2 7 माइनस का 2x बचा, और ये कितना बचा, प्लस का 21, 1 2 3 4 बचा, इक्वल टू 18 1 2 3 4 बचा। ठीक है, चलो अब यहाँ से माइनस का 2x रखता हूँ, इस अमाउंट को उधर भेज दूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये कितना 1,80,000, ये और ये कितना 2,10,000, तो उधर माइनस चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1,80,000 में से माइनस कर दो 2,10,000। ठीक है, 1,80,000 में से माइनस कर दो 2,10,000, कितना बचेगा, 20 और 10 30 बचेगा। तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 30,000 बचेगा। क्लियर है, 30,000 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 15,000 रुपीज आया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट बॉन्ड में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा वो 15,000 है, और सेकंड बॉन्ड में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो आपके पास कितना है, वो भी 15,000 आएगा, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड का कितना है 15, टोटल तो 30,000 था ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो दूसरे बॉन्ड का भी आपके पास 15,000 ही निकल कर आएगा। ये तो मैंने बताया सिंपल मेथड से, बट यहाँ पे बोला यूजिंग मैट्रिक्स। अब मैं आप लोगों को मैट्रिक्स से करवा देता हूँ। ठीक है, चलो समझाता हूँ, इसको हटा दो। तो जो मल्टीप्लिकेशन का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था ना, वही आप लोगों को यहाँ पे यूज करना, और कुछ अलग नहीं करना है। समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, फर्स्ट अमाउंट x है, तो यहाँ पे अमाउंट का एक मैट्रिक्स बनाना है। आप रो वाइज भी लिख सकते हैं और कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मान लेता हूँ मैंने इसको रो वाइज लिखा, 30,000 माइनस का x। ठीक है, बाद में दूसरे में क्या कहा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप 5/100 लिख सकते हैं। अब इसको भी आप रो वाइज लिख सकते हो और कॉलम वाइज लिख सकते हो, मैं इसको कॉलम वाइज लिखूंगा। मेन प्रॉब्लम बच्चों के साथ पता है क्या, यही होती है कि भाई आपने इसको रो में लिख दिया, इसको आपने कॉलम में लिख दिया, इसको आपने रो में क्यों नहीं लिखा।
आपको मैट्रिक्स हमेशा ऐसे बनाने हैं कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए। समझ में आ रही इतनी बात? पहली चीज में अमाउंट रख दिया, दूसरे में इंटरेस्ट रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे रख लो भाई और इसको आप हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि इसका अभी फिलहाल क्या है आपके पास ऑर्डर 1x2 और इसका क्या है 2x1। भाई आप मुझे एक बात बताओ, ये और ये फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे? होंगे ही नहीं। इसीलिए तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल रख रहा हूँ और इसको मैं वर्टिकल रख रहा हूँ। इसको मैं 1x2 का बनाया तो इसको मुझे 2x1 का बनाना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू मैं क्या करूंगा, मैं 1800 रख दूंगा, जो कि क्या मेरे पास इंटरेस्ट है। ठीक है, अभी इसको चुपचाप मल्टीप्लाई कर लो, खत्म बात। अब आंसर जो आएगा वो कितने क्रॉस कितनों का आएगा? 1 1। मतलब सिंपल एक ही एलिमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे और इक्वल टू में 1800 और यहाँ से डायरेक्टली आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5x/100 बीच में प्लस, इससे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 ब्रैकेट में 30,000, 30k लिख दूं, 30k माइनस का x और डिवाइडेड बाय में 100, बस हो गया। अब ये एक ही एलिमेंट है, अब इसको यहां से सॉल्व करो, बस यहां से हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। अगर आप नोटिस करो तो जो अभी वहां पे किया था वही सेम चीज ही तो है, ये एग्जैक्ट सेम चीज तो है अभी जो मैंने अभी सॉल्व किया। तो यहाँ से x की वैल्यू अलग थोड़ी आ जाएगी भाई, यहाँ से भी तो x की वैल्यू 15,000 ही आएगी। तो फर्स्ट बॉन्ड में वही है आपके पास 15,000, तो सेकंड बॉन्ड का क्या होगा 15,000। समझ में आई इतनी बात? और इसमें और कुछ अलग नहीं करना, सारी चीजें एग्जैक्ट सेम रखनी है। और आपकी बार 1800 सेकंड पार्ट के लिए 1800 की जगह क्या कर देना है 2000 कर देना है। फिर x की वैल्यू दूसरी आ जाएगी, शायद 18-12 आ जाएगा, 12-18 आ जाएगा, है ना। ये कहानी है आपके पास। तो आई होप आप सभी को इस तरह की जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। और इस तरह के जितने भी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं प्लीज 2-3 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आप लोगों को एक ही करवाया है, ठीक है। और उसके बाद अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बच्चों को मतलब स्किप कर देते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास। इससे पहले वाला भी एनसीईआरटी का था, ये वाला भी एनसीईआरटी का था और ये वाला भी आपके पास एनसीईआरटी का था। ये तीनों क्वेश्चन काफी ज्यादा मतलब अच्छे लेवल के थे। बच्चों को हमेशा डाउट आते हैं इन क्वेश्चनों में, तो मैंने पहले ही पिक कर लिया ये क्वेश्चन कि भाई अब लोग पहले इसको क्लियर कर लो, जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं उसको आप पहले क्लियर कर लो, ठीक है। चलो अब समझते हैं इस वाले क्वेश्चन की कहानी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें से कहा जाता है कि एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, एक डब्ल्यू है, पी, टोटल 5 मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं और पांचों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी दिए हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। देख लो आप अच्छे से, 5 के जो जितने भी आपके पास ऑर्डर है वो आपको सभी के सभी गिवन है। अब हमसे इसमें कहा जाता है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन, के और पी, इन तीनों में ऐसा क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि ये वाली जो चीज है वो डिफाइंड हो, ठीक है। समझते हैं अब ये वाली चीज क्या है और डिफाइंड की क्या मतलब है, समझाते हैं। समझना भाई, देखो P और Y, P का ऑर्डर क्या है देखो, X Y Z, P तो बिल्कुल लास्ट में, तो P का ऑर्डर P क्रॉस K ही है, P का ऑर्डर P क्रॉस K ही दे रखा है। चलो ठीक है, P मैट्रिक्स है और P यहाँ पे छोटा वाला होगा, P यहाँ पे छोटा होगा, ठीक है। तो P का क्या है आपके पास P क्रॉस K है, P क्रॉस K, पहले का ऑर्डर ये हो गया, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हो गया। मान लेते हैं पहला मैट्रिक्स जो ये P है वो P क्रॉस K इसका ऑर्डर है। फिर दूसरा क्या आपके पास Y है, ये क्या आपके पास P है और ये आपके पास Y है। Y का क्या दे रखा है XY, तो ये दूसरा वाला होगा 3 क्रॉस K, 3 क्रॉस K होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? आप ध्यान समझिएगा, अगर ये बोला जा रहा है कि ये डिफाइंड है, मतलब ये वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर वो दोनों प्लस भी हो रहे हैं, तो डिफाइंड हो रहे हैं इसका क्या मतलब है? डिफाइंड होने का मतलब P और Y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और P और Y तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल हो, मतलब K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। बोलो हाँ या नहीं, समझ में आई इतनी बात? दूसरी चीज, अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जो P और Y दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद P Y का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा P क्रॉस K आएगा, P क्रॉस K आएगा, ठीक है। ये समझने वाला क्वेश्चन है भाई, ऐसे नॉर्मल नहीं है कि एमसीक्यू है, बच्चे स्किप मार देते हैं एमसीक्यू समझ के, ऐसी गलती मत करना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे दिमाग खोल देंगे मल्टीप्लीकेशन वाले ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान समझना। फिर हमसे क्या करने के लिए बोला है वो चीज समझ लेते हैं। अब अभी हमें W और Y भी तो समझाना है, हमें W और Y भी तो समझाना है। हमने मल्टीप्लाई किया और उसका ऑर्डर लिख लिया हमने, समझ में आई इतनी बात, और यहाँ से हमने K की वैल्यू निकाल भी दिया, कितना निकला 3, तो मैं P क्रॉस K ना लिख कर क्या लिख दूं मैं
p×3 लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू हमने 3 निकाल लिया है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो उसका ऑर्डर p×3 आया है। हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं w का। w का ऑर्डर क्या है? x y z w, चौथा वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा, n×3 है। w का क्या है आपके पास? n×3 है। यहीं पे लिख देता हूं मैं w, अलग कर लो, मैसअप हो जाएंगी चीजें, अलग कर लेते हैं। तो पहले हम W बना लेते हैं। ये रहा मेरे पास W मैट्रिक्स, और W मैट्रिक्स का क्या है? ऑर्डर n×3 है। ठीक है। दूसरा वाला कौन सा है भाई आपके पास? दूसरा है y वाला। y का ऑर्डर क्या है? y x y। सेकंड वाला 3×k। अब क्योंकि ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, तो इसका मतलब कंडीशन यहाँ पे ये होनी चाहिए कि पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल, जो कि है भी। जो रिजल्टेंट आएगा WY उसका क्या होगा ऑर्डर? n×k आएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनेगा। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ये वाला मैट्रिक्स हमने डिफाइन कर दी, ये वाला मैट्रिक्स हमने डिफाइन कर दी। रिजल्टेंट क्या आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा, हमने वो भी सारी चीजें लिख ली। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये और ये प्लस हो रहा है। क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ से p×3 किसके इक्वल होना चाहिए? n×k के। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे जो 3 की वैल्यू है वो k है, या फिर k की वैल्यू 3, वो तो हमने स्टार्टिंग में बता ही दिया था। और दूसरा p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n होनी चाहिए। p और n क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब आप ऑप्शन चेकआउट कर सकते हो। अब आप इसका ऑप्शन चेकआउट कर सकते हो। क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है? k की वैल्यू 3, p और इज इक्वल टू n। पहला ऑप्शन ही आपको सही देखने को मिलेगा। k इज आर्बिट्री, k कुछ भी नहीं है। आर्बिट्री मतलब कुछ भी कांस्टेंट है क्या? नहीं भाई, फिक्स कांस्टेंट है 3 है। ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो ये देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, देख रहे हो? वैसे क्वेश्चन का लेवल बहुत तगड़ा नहीं है, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग से करवाते हुए आ रहा हूँ इस वाली वीडियो में, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, बस वही अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं अप्लाई किया। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक और एमसीक्यू इसी में सेकंड पार्ट में भी। तो आओ अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से समझिएगा। सेकंड पार्ट में क्या क्या बोला है ध्यान समझते हैं। इसमें कहा जाता है इफ n इज इक्वल टू पी, अगर मैंने n और p को इक्वल कर दिया, n और p को अगर मैंने इक्वल बोल दिया, चलो, जो कि हमने प्रूव भी किया कि n और p क्या है आपके पास? इक्वल है, और k की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और ये तो के तो उसके कंडीशन के हिसाब से निकाला है, तो हमें इसका ऑर्डर बताना है, इस वाले का ऑर्डर बताना है। तो ठीक है ना भाई, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहली चीज नंबर को भूल जाओ। अगर किसी मैट्रिक्स को आप एक न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या उसके ऑर्डर में कोई चेंज आएगा? हमें तो सिर्फ यहाँ पे फिलहाल ऑर्डर ही देखना है, तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप 7 और 5 को भूल जाओ, सिर्फ आप x माइनस जेड पे प्रॉपर नजर रखो और कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ x और z पे नजर रखो। अब x क्या है मेरे पास? 2×p, तो पहला x मान लिया इसको, और इसका ऑर्डर 2×n है, सॉरी n है, p बोल दिया, n है। और माइनस का z है, z का आप ऑर्डर देख लो, x y z तीसरा, ये तीसरा 2×p है, 2×p है। क्लियर है? चलो अब इसमें हमसे पहले बता रखा है कि n और p क्या है आपके पास? इक्वल है। ठीक है, चलो ठीक है, देख लेंगे। अच्छा एक चीज बताना आप लोग मुझे, अगर पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स माइनस हो रहे हैं, डिफाइंड बोल रखा है इन्होंने पहले कि डिफाइंड है, तो माइनस हो रहे हैं, और माइनस हो रहे हैं तो मतलब 2×n हमेशा किसके इक्वल होगा? 2×p के इक्वल होगा। बोलो हाँ या नहीं? समझ में आई इतनी बात? ये हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा तो ये वाला और ये तो इक्वल है ही, तो n और p क्या होंगे आपके पास? इक्वल होंगे। n और p क्या होंगे आपके पास? इक्वल होंगे। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, चलें आगे। फाइन। अब यहाँ पे जो मैं नोटिस कर सकता हूं कि माइनस करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगा, ध्यान समझिएगा, प्लस या माइनस करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है, इसका भी और इसका भी। तो देखो रो में तो 2 तो फिक्स है, तो रो तो गारंटी के साथ 2 आने वाला है क्रॉस। अब जो दूसरा वाला है वो या तो n हो सकता है या तो p, और इन्होंने बोला n और p क्या इक्वल है, तो या तो n रखो या तो p रखो, मर्जी है। मतलब आंसर 2×n भी हो सकता है और 2×p भी हो सकता है, क्योंकि p और n तो दोनों इक्वल है आपके पास। तो इन दोनों में से आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो p×2 नहीं है भाई, 2×p है। 2×n, हाँ 2×n ये सही है, n×p ये नहीं है, ये नहीं। आई बात समझ में? बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे आपके पास, 2 एमसीक्यू लिए थे मैंने, और दोनों को मैंने समझाने में अगर आप नोटिस किया होगा आपने, तो ठीक ठाक मैंने टाइम ले लिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
चीज़ों को समझने की कोशिश करना है आप लोगों को। और फिर भी अगर कुछ आप लोगों को डाउट आता है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस नंबर पे भेजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, और साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकता है। चलते हैं, सभी चीज़ें इसमें कंप्लीट करवा दिया। इसकी एक वीडियो और लाऊंगा मैं, जहाँ पे हम ट्रांसपोज और सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम डिटर्मिनेंट पे जंप कर जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।